वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. लोकसभा चुनाव खत्म हुए और जो जनादेश आया विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसने राजनीतिक दलों के बीच में पुनर्ध्रुवीकरण जैसी कोई स्थिति पैदा कर दी है क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी ने बसपा के लिए कहा था कि अब समय की मांग है कि बसपा और इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाएं, बसपा को भी इंडिया गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए, खासतौर पर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा। तो लगा कि कांग्रेस हाथी का साथ चाहती है, हाथी का साथ चाहता है। और इसके 2-3 दिन बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमपी चुने गए गाजीपुर के अफजाल अंसारी ने मायावती जी की सराहना की और बसपा के साथ अपने रिश्तों को दोहराया। कहा कि ना बसपा हमको छोड़ सकती, ना हम बसपा को छोड़ सकते। वो सपा से सांसद है और उन्होंने भी ये भरोसा और उम्मीद दोनों चीजें जताई सार्वजनिक तौर पर कि 27 में सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अफजाल अंसारी और कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी, ये दोनों मिलके अगर बीएसपी के साथ जुड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं या न्योता दे रहे हैं बीएसपी को, या उस क्या ये लोग अपने अपने दलों के नेतृत्व की इच्छा को सार्वजनिक स्वर दे रहे हैं कि भाई देखो, पहले प्रमोद तिवारी से बुलवाओ, अफजाल अंसारी से बुलवाओ, देखो स्थिति क्या बनती है, क्या प्रतिक्रिया आती है बीएसपी की तरफ से। क्योंकि इस वक्त बीएसपी भी अपने बेहद कठिन समय से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, सीट उसकी 14 में भी नहीं आई थी, 2014 में भी, लेकिन तब वोट प्रतिशत ठीक था। इस बार तो वोट प्रतिशत भी 10 के भीतर हो गया, 2 डिजिट में नहीं है बसपा का वोट प्रतिशत अब उत्तर प्रदेश में। और उसमें भी सबसे ज्यादा बसपा को टीस देने वाली बात ये, बसपा को चुभने वाली बात ये कि चंद्रशेखर रावण नगीना से चुनाव जीत गए। बसपा को एक सीट नहीं मिली और रावण अपने बल पर, अपने सामर्थ्य और शक्ति पर नगीना से चुनाव जीतकर लोकसभा आ गया। अब ये स्वाभाविक है बसपा के लिए, तो ये और बसपा भी क्यों कहिए, मायावती जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है कि चंद्रशेखर जीतकर आ गए लोकसभा में और बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। तो बसपा की स्थिति भी कमजोर है। मायावती जी को भी समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, पूरी पार्टी चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। और ऐसे में जब कांग्रेस और सपा के 2 बड़े नेता बसपा की ओर दोस्ती का, गठबंधन का, बंधन का, मनबंधन का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो होगा। जरूरत इनको भी है, जरूरत उनको भी है। क्या इसीलिए सुर छिड़ा गया? बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिन 2 लोगों ने कहा या जिनसे कहलाया गया, कुछ भी मान लीजिए, प्रमोद तिवारी और अफजाल अंसारी, ये अपने अपने इलाकों में बड़े नाम हैं, और नहीं तो इनकी बात का खंडन हो जाता। प्रमोद तिवारी जी ने जब कहा था तब उनकी बात का खंडन हो जाता। नहीं, क्या नदी में कंकड़ फेंककर लहरों का व्यवहार परखा जा रहा है?
लहरें कैसे प्रतिक्रिया देती, इसको नापा जोखा जा रहा है क्या राजनीति में? या सच में बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं 27 के लिए? क्योंकि सपा का मनोबल ऊंचा है, स्वाभाविक तौर पर उसने बड़ी सफलता हासिल की, और कांग्रेस भी इसलिए थोड़ा मुस्कुरा रही है उत्तर प्रदेश में कि 1 से 6 हो गई। 2019 में 1 सीट मिली थी, अब 6 हो गई। तो वो उनको लग रहा है कि अगर मायावती भी जुड़ जाए साथ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। होगी नहीं होगी ये तो भविष्य की बात, लेकिन वो मान रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए शायद ये स्वर अलग अलग स्तरों से उठ रहे हैं कि हाथी का साथ चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें और फिर बहस में चलते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को खूब मजबूत किया, तो वहीं बसपा के अकेले चुनाव लड़ने वाले फैसले को गलत साबित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सपा कांग्रेस गठबंधन ने तो 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया, मगर मायावती की बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। एक तरफ हार की समीक्षा बीजेपी कर रही है, तो वहीं बसपा ने भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 22 जून को बैठक बुलाई है, ताकि हार के कारणों का पता लगाया जाए और आगे की रणनीति पर बात की जा सके। मगर यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट आने लगी है, और इस बार इसके सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी। आगे यही होगा, आगे यही होना है। आप देख ही रहे हो, अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल से आप तो पूरे चुनाव पूछते रह गए, आप बसपा छोड़ते क्यों नहीं? हम आपसे कहते रह गए, आप बसपा से हमसे को निकलवाते क्यों नहीं? बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती, और हम बसपा को भी और बसपा नेतृत्व को भी हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। हम पूरी उम्मीद करेंगे। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है, नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी। अफजाल का दावा है कि बदलते राजनीतिक हालात में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साथ होना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी बस 1 सीट जीत पाई थी, इस बार तो लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो वैसे ही पिछली बार बिना स्वीकार किए 403 में 1 सीट पे है, बिना स्वीकार किए 80 सीट में 0 सीट पे है। तो ये तो जिन बस्तियों में गाजीपुर में वोट पड़ा आपसे छुपा है। अगर दलित समाज का वोट अफजाल अंसारी के खाते की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो रिजल्ट दूसरा होगा, और नहीं तो बसपा के अलग होने के बाद वोटों की ताकत तो कमजोर है। अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि वो लोगों से बातचीत से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने का विकल्प हमेशा खुला रखते हैं। उन्होंने दलित वोटरों को ठीक से समझा और परिणाम सबके सामने है। हालांकि अफजाल अंसारी के सपा बसपा वाले दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। मगर उससे पहले सवाल यह है कि क्या अफजाल सपा में रहकर बसपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि अफजाल जो बिछा रहे हैं बिसात, क्या अखिलेश और मायावती अब आ पाएंगे साथ? सवाल यह भी है कि फिर कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, दोनों को बहन जी की याद आ रही है, और बहन जी की भी स्थिति इतनी खराब कभी नहीं रही उनकी पार्टी की जितनी इस बार है। विधानसभा में 403 में 1 और लोकसभा में 80 में से 0, ये स्थिति है कुल बसपा की आज। तो जरूरत बसपा को भी है, हाथी भी थक रहा है, उसको भी ऊर्जा चाहिए। क्या ये वही इशारा है?
मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले एक छोटा सा अवकाश लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए, तुरंत वापस आए और फिर मेहमानों से परिचय करा के समझने की कोशिश करेंगे कि ये इशारे कहाँ के लिए हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? क्या हाथी को साथी चाहिए? ये पुराने साथियों को हाथी चाहिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हाथी और साथी का कुछ रिदम बनता दिख रहा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शरद जी का बहुत स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। सुशील पासी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुशील जी का स्वागत है। नावेद शिकोह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करता हूँ। कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और सपा से अफजाल अंसारी दोनों कह रहे हैं हाथी मेरे साथी, और हाथी की भी स्थिति यह है कि वो चलने की स्थिति में नहीं है। 403 में 1 और 80 में 0। अब इससे नीचे और क्या आएगी पार्टी? और वोट बैंक जनाधार, उसका वोट परसेंटेज वो 1 डिजिट में रह गया 2 से। नवेशी को ये सब माजरा क्या है प्रमोद तिवारी के कहने का, अफजाल अंसारी के कहने का? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि दलित वोट बैंक जो है वो 3-4 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इतनी बुरी तरह दलित वोट बैंक कभी नहीं बटा जो इस लोकसभा चुनाव में नजर आया। कुछ आज भी भाजपा के साथ है, कुछ बसपा के साथ आज भी हैं, और कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ भी आ गए। वो समाजवादी पार्टी के साथ वो दलित आ गया जो कभी आने को राजी नहीं था। जब बसपा बहन जी ने खुद इस बात के लिए दलित समाज को आग्रह किया था कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, जब गठबंधन था तब भी पूरे तरीके से नहीं किया था, वो भी आ गया। इसका कारण यह है कि दलित समाज के बीच में एक ऐसी दर्द है कि हमारे पास में कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहा। बहन जी यानी बसपा जो है वो लड़ ही नहीं रही है चुनाव, वो सत्ता में आना ही नहीं चाहती है, वो अपनी पार्टी खत्म कर देना चाहती है। ना वो किसी गठबंधन में जा रही है, ना वो अकेले भाजपा से डट के मुकाबला कर रही है। तो हम कहां जाएं? ऐसे कश्मकश में वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े चला गया है। और दलित समाज का ये मानना है, जो मैंने दलित समाज को समझा है, दलित नागरिकों को समझा है, वो भले ही भाजपा चले जाए, सपा चले जाए या कहीं भी चले जाए, लेकिन मन में सम्मान बहन जी का जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। भाजपा में जो वोट दे रहे हैं वो भी बहन जी का सम्मान। तो जो एक विपक्षी दलों की जो पॉलिसी है और जो उन्होंने इससे पहले भी किया, लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार ऑफर किए, आज तक ऑफर किए, और ये जताने की कोशिश की कि बहन जी हमारे साथ आए, हम सिर आंखों पर उनको मुंह मांगी सीटें दूंगा, सम्मान दूंगा, पद दूंगा। तो वो फिर एक खेल शुरू हो गया है और दलित समाज को बताने की कोशिश की गई है कि बहन जी अगर आती हैं, आज भी अगर वो 0 पे आ गई हैं या उनका जनाधार नेस्त नाबूद हो गया है तो सम्मान है, क्योंकि हमारा सम्मान दलित समाज से, इसलिए आज भी विपक्षी खेमे में उनको अहमियत दी जाएगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी है अफजाल फैमिली जो है उसका रिश्ता जो है हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है बहन जी से, बसपा से, और बसपा वोटर जो है वो भी अफजाल फैमिली को वोट देता रहा है। जब अखिलेश यादव ने अपमानित करके उनको बाहर कर दिया था इस फैमिली को, तब बहन जी ने उनको टिकट दिया था, सम्मान दिया जी। अंसारी फैमिली यानी मुख्तार और अफजाल
का परिवार, इसका मुलायम सिंह के से और मायावती से, दोनों परिवारों से बहुत अच्छा रिश्ता है, दोनों में सीधी एंट्री है। विजय राठी साहब, अफजाल कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा होके रहेगा, यानी 27 में हाथी और साइकिल और हाथ सब मिल जाएं। तो हाथी मेरे साथी का ये नया स्लोगन, चुनाव की खुमारी उतरी नहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम की, और 27 के लिए पासा फेंकना शुरू हो गया। विजय राठी जी, क्या समाजवादी पार्टी, ये जो अफजाल ने कहा है, ये समाजवादी पार्टी का चिंतन है कि बीएसपी को साथ लेना चाहिए या बीएसपी को साथ आना चाहिए? कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहले तो अमिताभ जी, मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं थोड़ा लेट जा, आवाज आ पा रही है ना मेरी? आ रही भैया, आ रही जी। मैं देखिए मैं बता दूं, अफजाल अंसारी जी का ये व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, वो चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने बयान दे दिया, ठीक है, वो अपनी तरफ से उन्होंने दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा प्रकाश डाल दूं इस चीज पे कि जो बीएसपी की बात चल रही है, देखिए बीएसपी इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए वो भारतीय जनता पार्टी की ही मदद कर रही है, और खाली जैसे पहले बहुजन लोग जो मानने वाले थे उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहन जी को वोट देंगे या बहन जी को शामिल करना चाहते हैं। बहुजन वोट उसको देंगे जो संविधान के रास्ते पे चल रहा है, जो बाबा साहब के और राम मनोहर लोहिया के सपने को साकार कर रहा है। और आज अगर देखा जाए, अभी जो चुनाव का नतीजा आया है उसमें उम्मीद की किरण वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो समाजवादी पार्टी है। तो अगर कोई देख रहा है टकटकी लगाए, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें जी, 2017 की बात करें, 22 की करें, 19 में तो हमारा गठबंधन था, उसको छोड़ देते हैं, 2024 की बात करें, तो अगर नतीजों पे देखोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी ताकतों को बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया है जो संविधान के आरक्षण के विरोध में है। ये बात जन जन, बच्चा बच्चा नीचे तक समझ चुका है। उसी का तो नतीजा है कि हम लोगों को इतनी प्रत्याशा भर के लोगों ने वोट दिया है। ठीक है तो विजय राठी साहब, ठीक बाबा साहब और मैं 2 सेकंड, ठीक है, बाबा साहब की बात आ गई भाई, सपना था काम करने का, आ गई बाबा साहब की बात। नेतृत्व में, अरे भाई अब रुक जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी आ गई, बाबा साहब की बात भी आ गई, और राम मनोहर लोहिया जी की भी आ गई। अब रुक जाओ, रामविलास पासवान कभी कहा करते थे कि हम बिहार की राजनीति में जामन हैं, हम दूध तो नहीं है, बर्तन भी नहीं है, लेकिन जामन है, दही जमाना है तो हम चाहिए। विजय राठी को शायद नहीं इल्म होगा कि 16 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बसपा की उपस्थिति के कारण हारनी पड़ी हैं लोकसभा की। इसलिए बसपा की बात हो रही मित्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को समझते हैं ना कि सरकार तक पहुंचना है तो दही जमाना है, दही जमाना तो जामन चाहिए। ने प्रमोद तिवारी और अफजाल अंसारी ऐसा तो नहीं कि यूं ही अल्ल-बल्ल बोल रहे हैं। खैर सुशील जी, क्या जैसे प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाई अब 2024 में ना सही लेकिन 27 में बहन जी को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए, तीनों पार्टियां एक साथ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो हम मैदान फतेह कर लेंगे। अविनाश पांडे इस बात को लगातार कहते ही रहे हैं कि हम चाहते हैं बहन जी आए, हम चाहते हैं बहन जी आए। क्या नए सिरे से फिर बसपा को साथ लाने की कोशिश और कवायद हो रही है सुशील जी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था। अब मायावती जी की क्या मजबूरी थी, क्या व्यवस्था थी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो 9% वोट पर आकर खड़ी हो गई है उसमें केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं है, कुछ उम्मीदवारों का भी वोट है। तो मैं समझता हूं कि अवध क्षेत्र में अनुसूचित जाति में जो तमाम जाटों जात के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उन्होंने पूरी तरीके से मायावती का साथ छोड़ दिया है, और अब जो 9% वोट है उस पर उन्हें मंथन करना चाहिए। और देश और समाज के हित में कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम के मिशन के रास्ते पर हमें लगता है कि वर्तमान में मायावती जी को
आने वाले, जिस तरह से आप जानते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है और उसका परिणाम है कि अनुसूचित जात के और पिछड़ी जात के जो बेटी बेटा हैं उनके साथ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें लोग जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधानवादी हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। सवाल केवल सपा और कांग्रेस का नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो दल में नहीं है लेकिन वो संविधान को बचाने के लिए और वर्तमान में जो भाजपा ने परिस्थितियां पैदा की है इसके लिए अनुसूचित जात के लोगों ने और आदिवासियों ने एक मुश्त होकर के, जहां जिसको जैसे लगा, जैसे चंद्रशेखर जी को जो जीत मिली है, जहां चंद्रशेखर जी मजबूत रहे वहां चंद्रशेखर जीत गए, जहां समाजवादी पार्टी अगर मजबूत नजर आई तो सब लोगों ने पूरी ताकत से उसको दिया, जहां कांग्रेस मजबूत नजर आई अनुसूचित जात के लोगों ने पूरी ताकत से कांग्रेस को वोट देने का किया। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को भी अनुसूचित जात के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए, हताश हुए और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और आदिवासी के लोगों ने एक स्वर से इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब, इन सब शब्दों को एक बार इस्तेमाल कर दीजिए, हम मान लेंगे कि यह बार बार हो गए। इनको बार बार कहते तो फिर सब तार्किक बहस भटक जाती है। इन शब्दों को एक बार बोल दीजिए, मान लेंगे ये हमेशा के लिए हो गए, संपुट की तरह। शरद त्रिवेदी जी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, भाजपा क्यों हारी, इस पर तमाम तकरीरें हो गई। कोई कह रहा जी पन्ना प्रमुख काम नहीं किए, कोई कह रहा आरएसएस वाले नहीं निकले, कोई कह रहा जी रामलाल को उम्मीदवार क्यों बना दिया, मोतीलाल को क्यों नहीं बनाया, आदि आदि इत्यादि। क्या मेरे नजर एक आंकड़े पर गई जिससे मुझे समझ में आया कि भाजपा क्यों हारी। शरद जी, उत्तर प्रदेश में नॉन जाटव दलित, गैर जाटव दलित, उसका 54% हिस्सा अखिलेश यादव की पार्टी के पास चला गया। और जिस क्षण वो वोट गया उसी क्षण यह तय हो गया था कि आपके लिए परिणाम निराशाजनक होना तय है। 54% नॉन जाटव वोट समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में चला गया, मुख्य रूप से समाजवादी। अब 20% आपके पास बचा, जो रहा बचा सो बहन जी के पास बचा। लेकिन अखिलेश यादव के पास 54% आ गया। इतना कभी वोट नहीं आया था, कभी। सपा का और दलितों का कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, मुलायम सिंह के समय से नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ये विजय राठी नहीं मानेंगे, स्वाभाविक है, वो उस पार्टी के नेता कैसे माने, लेकिन मैं जानता हूं कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार वो बैरियर टूट गया। और अब जो बात चल रही है कि बहन जी को भी ले आओ, हाथ और साइकिल, फिर 27 में उतरो, तो त्रिवेदी जी ये तो मामला और डबल, जैसे आप कहते हो ना डबल इंजन की सरकार, ये तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा फिर मामला इधर। त्रिवेदी जी, अमिताभ जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका जोश है, जोश का कारण है, वो क्या कारण है तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर 545 के अनुपात देखा जाए तो इनकी 6% सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की और 18% आई हैं कांग्रेस की, तो दोनों भयंकर रूप से फेल हुए हैं। तो मतलब तकरीबन जो पासिंग नंबर है उससे इनके आधे हैं। तो ये इनकी हालात हैं। और पिछली बार दो विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव में इनको क्या नतीजा मिला है वो जग जाहिर है। और कितना इनका दलित प्रेम है और दलितों को क्या इन्होंने कितना सम्मान किया वो भी प्रतीत होता है कि अगर भगवान की कृपा ना होती तो शायद बहन जी आज जिंदा ना होती, जिस तरह के उनके साथ हमला, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो ये कहानी देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ गई। ये पिछले 10 साल में सारे पैतरे चलने के बाद एक बार काट की हांडी चढ़ गई। तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब, अब जब भी चुनाव होगा सब एक हो जाएंगे, सब जीत इनको हासिल होगी। और आप देखें कि जब जब चुनाव हुआ है उसमें जब इनका सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ है तो फायदा उसमें बसपा को हुआ है, सपा को कोई फायदा नहीं हुआ था। अरे मैं कह रहा हूं भाई, किसी को फायदा हो, घी इनकी थाली में गिरे चाहे उनकी, आपकी थाली तो सूखी हो जाएगी। नहीं, फायदा ही नहीं हो चाहे उन्हें हो।
अभी अमिताभ जी, अभी इस पे विश्लेषण हो रहा है, अभी इस पे शोध कर रहे हैं कि क्या वजह थी, क्यों हुआ था, उसके सुधार का क्या तरीका है, उसको हम लोग अपनाएंगे। लेकिन ये जो एकदम से इनको लग रहा है कि नहीं साहब बिल्कुल बाजी पलट जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी ये कह रहे थे कि नहीं हम सत्ता आएंगे, हम शपथ लेंगे, तो ये इनकी जितनी दोनों पार्टियां के बल्कि जितने इनके हैं उनके कुल कांग्रेस की जितनी सीटें आज तक आई हैं पिछले 10 साल के चुनाव में, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में आई है। त्रिवेदी जी और ठीक जी, ठीक बात। मैं 2 आंकड़े रखूंगा। वेग बात ठीक नहीं, वेग मतलब यूं ही उछाल दो। 2 आंकड़े रखता हूं। राजनीति में क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए, शरद त्रिवेदी जी को भी, विजय राठी को भी और सुशील पासी को भी, और हमको और नावेद जैसे जो राजनीति के विद्यार्थी हैं शास्त्र के, उनको भी समझनी चाहिए। 2009 में भाजपा की सीटें आई थी 110, अगर मैं सही याद कर रहा हूं लोकसभा में, ठीक। 14 में 300 छू रहे थे। कैसे होने को तो इस देश में कुछ भी हो जाता मित्र, नहीं। 100 सीट वाली 300 के बगल में आकर खड़ी होगी थी पार्टी। किसी ने माना था कि हो जाएगी? नहीं ना। अडवाणी जी तो खुद ही डिप्रेशन में थे 9 के बाद। दूसरी बात मैं कहता हूं, 2012 में शरद भाई, 2012 में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में? मेरे ख्याल से 47 थी या 51 थी, मैं कंफ्यूज हो सकता हूं क्योंकि मैं कोई आंकड़ा नहीं रखता अपने पास, ठीक। 50 के अंदर थी। और 17 में जब चुनाव हुआ तो बाजी नहीं पलटी, भाजपा ने मेज ही पलट के उछाल दी। क्या 403 में 300 सीटें आई थी, नवेश को आई थी कि नहीं? बिल्कुल। तब ये कैसे मान लिया जाए कि राजनीति में कोई एक ट्रेंड ही चलेगा? और दूसरी बात जो मैं जिसके लिए बहस लेके आया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, हम कह रहे बसपा बिल्कुल हाथी बिल्कुल कुपोषित हो गया है, ठीक, तब भी चूहा में तो कन्वर्ट होगा नहीं। मान लो ढांचा तो रहेगा, मान लो मांस गायब भी हो गया, ढांचा तो रहेगा ना हाथी का, तो हाथी जैसा दिखेगा। अगर सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आ जाते हैं लोग विधानसभा चुनाव में, तो क्या स्थिति बनेगी आपके हिसाब से? अच्छी जाहिर सी बात है कि एक मजबूत चुनाव होगा और एक बड़ी टक्कर होगी योगी आदित्यनाथ के सामने। लेकिन मुख्य बात यह है कि बसपा खत्म नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। बसपा जब भी चुनाव लड़ेगी तो त्रिकोणीय मुकाबला में जरूर आएगी। बसपा ने तो चुनाव लड़ना बंद कर दिया। चुनाव लड़ने के लिए अपने विपक्षी साथियों से थोड़ी लड़ा जाता है, सत्ता से लड़ा जाता है। और बहन जी ने सत्ता से लड़ना छोड़ दिया तो वो हाशिए पर आ गए। आकाश आनंद ने 1-2-3 सभाएं की और शुरू के 1-2 फिर जो चुनाव थे उसमें त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा आ गई थी, बात तय हो गई। बहन जी ने यानी बसपा ने तो ये तय कर लिया कि हमें बीजेपी के बजाय जो सत्ता में जो है उनके बजाय हमें अपने साथी विपक्षों से लड़ना है। तो जाहिर सी बात है अपने साथी विपक्षों से लड़ोगे तो तुम मुकाबले में कहां होगे। आज की तारीख में भी अगर बसपा विधानसभा चुनाव की तैयारी करे, जमीन पर आए, योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती दे, उसके खिलाफ आक्रामक हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में ना होगी। हो सकता है कि भाजपा से सीधा उसका मुकाबला हो जाए इतने बड़े इंडिया गठबंधन के बाद भी, इस बात में कोई शक नहीं। बसपा ने तो लड़ना ही छोड़ दिया ना। वो अपनी सारी जो भी उनके ट्वीट हुए, चाहे उनके भाषण हुए, वो तो कभी कांग्रेस से लड़ने लगे, कभी वो सपा को। लेकिन नावेद को जो बात मैं विजय जी को बता रहा था, 16 सीटें बसपा ने, जब मैं कहता हूं बसपा ने हराई तो उसका मेरा आशय ये होता है, ऐसा तो नहीं कि बसपा जाके हाथ पकड़ हरा दे किसी को, यानी बसपा के उम्मीदवार ने जितना वोट पाया उससे कम वोट से सपा का उम्मीदवार हार गया, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। और 31 सीटें त्रिवेदी जी की पार्टी को हरवा दी बसपा ने। इसलिए ये नैरेटिव भी बहुत ठीक नहीं कि भाजपा की बी टीम थी, ए टीम थी, यानी सपा से दूनी भाजपा को हरवाई और भाजपा को जितनी हरवाई उससे आधी सपा को हरवा दी। नवेश को तब क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में तो दोनों को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो चुनावी तेवर होते हैं, जो लड़ाई होती है, उसमें वो नजर नहीं आई। ये दो बातें हैं, जिस तरीके से उनको कुछ अफजाल ने ऑफर किया है या वो चाहते हैं, या प्रमोद तिवारी का बयान आया है, इस वक्त इंडिया गठबंधन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। बहन जी अगर आ जाती हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव में कहना शुरू कर दिया है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी नेता कहते थे बहन जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब वो फिर से ये राग अलापना शुरू हो गया। आज दो नेताओं ने कहा हो सकता है और भी लोग के हैं अब, लेकिन उनका फायदा ये, अगर आ जाती हैं तब भी फायदा है, और अगर नहीं आती हैं तो ज्यादा फायदा है। होता क्या, ये पूरा चुनाव जो जीता गया उत्तर प्रदेश में, विपक्ष ने जीता है, वो सिर्फ इसीलिए कि बहन जी आ जाइए। ये जुमला जो है, ये बहुत फायदा पहुंचाया है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि दलित समाज में ये संदेश दे दिया है कि हम आपके जो आपका संगठन है, जो आपकी पार्टी है, दलित समाज का राजनीतिक जो एक बहुत मजबूत एक पार्टी है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी नेता जो है, हम उनको सम्मान जनक तरीके से उनको ताकत दें, उनको आगे बढ़ाएं। ये संदेश दे दिया उन्होंने, और ये बात जता दिया कि बहन जी लड़ना ही नहीं चाहती हैं, आपको लावारिस छोड़े हुए हैं, आपको राजनीति के वनवास से अलग कर दिया, सत्ता के वनवास पे खड़ा कर दिया। और अब दलित, ये बात बिल्कुल तय है सर। बच्चा एक चीज कह दूं कि दलित समाज के मन में ये बात तो आ गई है कि हमें 5 किलो राशन और हमारे जात का कोई नेता आप कुर्सी पर बैठा दो, हम नहीं मानेंगे, हमें सरकारी नौकरी दो। ये बात तो आ गई, और ये खतरनाक है बीजेपी के लिए। ठीक, सुशील पासी साहब, क्या कांग्रेस इस, जैसे, क्योंकि प्रमोद तिवारी बड़े नेता हैं और बड़े नेता के अलावा अनुभवी बहुत हैं, उन्होंने बहुत बसंत देखे, है ना, गुणा भाग की राजनीति बहुत नजदीक से देखी, और चुनाव के कई बसंत देखे। तो अगर वो कह रहे हैं कि 27 के महासमर से पहले बसपा सपा कांग्रेस को एक साथ आ जाना चाहिए, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस इस बात को फिर से, जो उसने लोकसभा चुनाव के दौरान कोशिश की थी, तब मेटलाइज नहीं हुआ, अब फिर से कोशिश करेगी कि बीएसपी और सपा और कांग्रेस एक नाव पर सवार हो जाएं? देखिए, कांग्रेस का जो उद्देश्य है जी, वो हमारे लिए जनहित और प्रदेश और देश हित पहले होता है, संविधान हित मेरे लिए पहले होता है। ये स्वाभाविक रूप है कि कांग्रेस चाहती है कि जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं और जो एक विचारधारा के लोग हैं, उनको एक साथ रहना चाहिए जब देश और समाज और संविधान की बात हो। तो मेरा अपना मानना है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, और राजनीति में हर पल हर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये सही है कि आज की परिस्थिति में जन भावना यही है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी क्या मजबूरी थी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर था। 27 में क्या होगा ये अभी कह पाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में अभी बहन जी हिस्सा नहीं है। आगे होंगी नहीं होंगी ये उनके ऊपर है, लेकिन जिस मिशन के लिए बहन जी और मानवर काशीराम साहब का जो मिशन था, उसको देखते हुए तो ये कयास लगाना चाहिए ही लोगों को कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। और भाजपा ने ये साबित करने में सफल हो गई कि इंडिया गठबंधन में वो नहीं आ रही है और वो भाजपा के साथ हैं, और इसका संदेश नीचे तक चला गया है। तो जो कट्टरपंथी वोट था वो बहन जी के साथ था, लेकिन जो संविधान को बचाने वाला वोट था, जो अंबेडकरवादी थे, जो संविधानवादी थे, जो विचारधारा पर थे, पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सारे बुद्धिजीवी, ठीक है पासी साहब, ठीक है, करके इंडिया गठबंधन जो मैं समझ पाया, ठीक है पासी साहब, मैं जो समझ पाया उसका मैं बता दूं, फिर राठी साहब पास जाऊं। सुशील पासी शायद ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कट्टरपंथी छोड़ के बाकी सब इधर आ गए। मैं जो समझ पाया कि अंबेडकर, वो ऐसा कह रहे हैं सुशील भाई, मैंने, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका तर्जुमा करता हूं कि अंबेडकरवादी हमारे साथ आ गए, मायावतीवादी बसपा में रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद। क्या सुशील जी? यही कह रहा हूं। हाँ ठीक, हाँ हम ठीक ही समझ लेते हैं, हाँ ईश्वर की कृपा है कि ठीक ठाक समझ लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। विजय राठी साहब, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, मिठाई लाल, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारे समाजवादी पार्टी के जो नक्षत्र मंडल है, ये वही है जो बसपा के आंगन में फूला फला और बड़ा हुआ नहीं।
तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी तो समझेगी कि भैया राज तिलक करना है तो दलित चाहिए, और मैक्सिमम दलित 2024 में संविधान का मसला आपने जो उठाया था उसके कारण आपके पास आ चुका 54%। इतना कभी जीवन में नहीं आया मुलायम सिंह जी से लेके अब तक। नॉन जाटप, जाटप तो अभी भी मायावती जी के साथ इंटैक्ट है, ठीक। फिर ये अफजाल अंसारी ने जो राग छेड़ा है, उनने कहा कि ना बसपा हमको छोड़ सकती ना हम बसपा को छोड़ सकते। मतलब डेयरिंग तो है ही अंसारी परिवार, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उनका मिजाज तो वैसा ही है, वरना और आदमी होता तो वो थोड़ा डरता भी कि यार मैं सांसद सपा से हूं, ऐसी बात ना बोलूं। लेकिन उन्हें ऐलान कर दिया कि 27 में बसपा भी साथ होगी और कांग्रेस सपा और बसपा एक साथ चलेंगे। विजय राठी जी, क्या इतनी बड़ी बात नेतृत्व को बिना संज्ञान में लिए कोई बोल सकता है राठी साहब? और अगर बोल भी दे तो उसका खंडन हो जाएगा, राजेंद्र चौधरी जी इसी काम में है, नहीं तुरंत रिलीज जारी करो, नावेशिकों को भेजो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका खंडन करवा दिया। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपकी जी। पहले मैं एक छोटी सी बात शरद त्रिवेदी जी इनकी बता दूं, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, जब से रिजल्ट आए थोड़े भी नहीं हंसे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा थोड़ा हंस ले, क्योंकि वो जो घी वाली बात कर रहे थे आप, वो हमारी थाली में है, इनकी थाली बेचारों की सूखी है। ये तो मजाक की बात रही। देखिए, अभी नावेद सिको जी जो है वो निष्पक्ष पत्रकार, उन्होंने एक लाइन बोली लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इन्होंने बोला कि जनता अब नौकरी की बात करने लगी, और जो बीजेपी को कभी पसंद नहीं है। तो ये इस डिबेट की बड़ी अच्छी टैगलाइन है कि इन्होंने बोला कि नौकरी की बात बीजेपी को पसंद नहीं है। ये एक पत्रकार बोल रहे, जो बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा, अभी बात करी आपने, देखिए वो चुने हुए सांसद है, उनका निजी बयान है, अगर वो ऐसा चाहते हैं, वो खुद से, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ऐसा भी नहीं है कुछ गलत। और रही बात, जब वो चाहते हैं कि बसपा साथ हो, उसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब है जो बहुजन लोग उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। अच्छा, जो मायावती से जुड़े हैं वो आरक्षण के खिलाफ है क्या? देखिए आरक्षण के खिलाफ भैया राठी जी, जो मायावती जुड़े हैं वो आरक्षण खिलाफ है क्या? आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने वोटिंग पैटर्न अगर आपने देखा होगा अमिताभ जी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है, लेकिन जो मिला है भरपूर प्यार समर्थन वो समाजवादी पार्टी को मिला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी चुनाव में ऐसी पार्टी की मदद करती है, भारतीय जनता पार्टी की, जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग समझ गए नीचे के, तभी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भर के वोट दिया और बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। यही तो कारण था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो थोड़े बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो इसलिए आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसमें एक ही नेता उत्तर प्रदेश में जो पीडीए को मिला करके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और वो अगड़े जो इनसे पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी राठी जी समझ गए। आप ये कह रहे हो कि आप ठीक, हम आपकी बात को और पीडीए के साथ एक करके इनको अधिकार देंगे हम। ठीक, एक मिनट हम और आपकी बात को स्पष्ट कर दें। एक मिनट रुको दादा, आप ये कह रहे हो कि अब साफ हो गया उत्तर प्रदेश में एक ही नेता बचा है, अखिलेश यादव, बात खत्म, यही कह रहे? ओके, लिख ली, समझ गए, आगे टेस्ट करेंगे। सुशील जी कहेंगे एक ही नेता बचे हैं, राहुल गांधी। त्रिवेदी जी अपने नेता को बताएंगे सब बच्चे हैं मेरे भाई, मैंने उदाहरण दिए ना, कब किसकी भी गाड़ी पंचर हो जाए पता लगता है क्या? ऐसी बात मत बोलो एक ही नेता बचे, हम जाने कितने नेता आते जाते देखे यार। अपनी अपनी पार्टी में सब जननायक है, लोकनायक ना बना देना, वो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। जननायक तक तो चल ही रहे सब लोग जननायक। एक मिनट विजय राठी, अब आगे बात, आगे रुकना। विजय राठी जी ने नावेद शिकोह के मुंह में एक अपनी बात डाल दी जो नावेद ने नहीं भी कही थी। उनने कहा था कि नौकरी की बात अब उठने लगी, बात तक तो कहा नावेद ने, लेकिन उनने उसके आगे कह दिया कि नावेद ने यह भी कहा कि भाजपा को ये बात पसंद नहीं आती है। जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद नावेद ने ऐसा नहीं बोला। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, कितना हम लोग सुपरफिशियल, त्रिवेदी जी कितना सुपरफिशियली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। नावेद बाबू आप भी सुनो, कहा गया अग्निवीर के कारण बर्बाद हो गए, संविधान हटाने क्या बताया, लोकतंत्र, संविधान और कौन, लोकशाही और जनतंत्र सबको खत्म कर देंगे, आरक्षण, दिस दैट, है ना, ये बताएंगे ना। मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं चाहिए किसी को, वहां सस्ता सामान मिल रहा, वहां महंगाई नहीं है, वहां अग्निवीर नहीं थे,
वहां लोकवीर थे क्या कि जनवीर थे? यार उस समय सब सीट जीत के आए। छत्तीसगढ़ ऑल में ऑल, वहां अग्निवीर लोकवीर जनवीर नहीं थे, वहां संविधान और बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया नहीं थे, थे ना? गुजरात, समीक्षा को गहन करिए, अंदर जाकर झांकिए, ये ऊपरी अटारी पे बैठ के समीक्षा नहीं होगी। नहीं तो हमको हमारे साथ कोई बहस कर ले, हमको समझा दे कि भाई फिर वहां कैसे जीत गए। दिल्ली 7 सीटें, यहां अग्निवीर नहीं, यहां लोकवीर नहीं, यहां संविधान नहीं, यहां बाबा साहब का मसला नहीं, यहां आरक्षण का मसला नहीं। या दिल्ली में 3 करोड़ लोग सब नौकरी पा गए इसलिए भाजपा को जिता दिए। या दिल्ली में आलू 5 रुपया किलो और टमाटर 2 रुपया किलो मिल रहा है, नहीं ना। अपनी अपनी पीठ थपथपाइए, लेकिन अतार्किक बातों से मत थपथपाइए। मुझे ऐसा तर्क दीजिए जो पूरे देश में एक समान लागू हो। जब आप कहते हो भाजपा संविधान खत्म कर देगी, इस मुद्दे के कारण हार गई, तो ये मुद्दा तो पूरे देश में लागू होना चाहिए था। मध्य प्रदेश के लोगों को संविधान से मतलब नहीं क्या? तब ये सतही व्याख्या है। खैर, त्रिवेदी जी, आपके लिए खतरे की घंटी इसलिए नहीं बज गई कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपके लिए खतरे की, अभी आप तो शोध के मूड में हो गए, अभी हम शोध करेंगे, अभी कर भी नहीं रहे, करेंगे फ्यूचर टेंस में। लेकिन मेरी समझ कहती बहुत शोध की जरूरत नहीं होती। जब गैर जाटव दलित 54% सपा के पास चला गया तो आपके अच्छे प्रदर्शन की तो संभावना ही खत्म हो गई थी। नहीं, माथा 25 बात पर होनी चाहिए कि चला क्यों गया, और अगर चला गया तो वापस आएगा कि नहीं। ये जो अखिलेश यादव की पार्टी के और अलायंस में जो दलित गया है नॉन जाटव, वो कंसोलिडेट रहे, दीवार पक्की हो जाए, इसीलिए वो बहन जी को पुकार लगा रहे हैं। त्रिवेदी जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि एक चीज को लेके हम ना उड़ लें कि नहीं साहब, अगर फैलाना हो गया तो सब कुछ बदल गया है। आप देखें कि जो दलित वोट है जिसकी बात अभी हो रही है, उसमें बहन जी जब इनके साथ थी तब तो इनको उनका वोट नहीं मिला। बहन जी अलग हो गई तो उनका वोट इनके पास आ गया। तो ये जो कहानियां गढ़ रहे हैं, अगर खुश होने के लिए गढ़ रहे हैं, और देखिए संविधान की कितनी रक्षा करती है कांग्रेस, वो हमें पता है। संविधान बनने के 1 ही साल के अंदर अंदर उसकी हत्या करनी शुरू हो गई। 106 बार हत्या हुई है संविधान की, जिसमें से करीब 62 बार जो है कांग्रेस ने खुद ही हत्या करी है इसकी, और 91 चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें 45 साल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में 50 साल इनकी सरकार थी। तो इन्होंने उस समय इंदिरा जी का क्या विचार था, नेहरू जी का क्या विचार था, और राजीव गांधी का क्या विचार था मंडल कमीशन के बारे में और आरक्षण के बारे में, वो सबको पता है। और समाजवादी पार्टी तो खुद ही उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, जिसमें 1 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो इन्होंने क्यों नहीं सर्वे करा दिया? ये अब एकदम से जो दलित प्रेम जागा है, क्योंकि साहब आप जान रहे हैं कि साहब हमारी जो है लुटिया डोर उठने वाली है। एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है तो इनको लग रहा है सारी बिसात बदल गई है। आप देखें कि जो इन्होंने अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां सबको इन्होंने कहा कि 8,500 रुपया सबको दे देंगे, खटाखट ट्रांसफर कर देना चाहिए। 56,000 करोड़ सरप्लस जो इन्होंने कहा फ्री बांटेंगे, 56,000 करोड़ का बजट बन गया है, और वो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए उसको लेने के लिए, वहां 3 रुपया हर चीज का रेट बढ़ा दिया। तो महंगाई के लिए कितना काम कर रहे हैं। ये सब किस्से कहानियां एक बार खाली उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जनादेश हमारे हक में नहीं आया। पूरे भारत में पहली बार हम लोग पैन इंडिया पार्टी बने, कश्मीर से केरल तक हम लोगों के सांसद हैं। तो ये कहानियां खुश होने के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां थी, उस पर विचार किया जा रहा है और उसका हम लोग निवारण करेंगे। और आप देखें कि पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने गए। पहली बार इतिहास में हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने और रिपीट हुए पूर्ण बहुमत से। तो ये कहानी जो है, ये खुश होने के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। अगर इनकी सरकार बनेगी तो सारा, अगर बहन जी आएंगे तो सारा दलित वोट इनके पास चला जाएगा। कांग्रेस आई तो अब देखें कि पिछले इस चुनाव में भी बहन जी ने तो इन्हीं का नुकसान किया है।
और ये सारी सेकुलर वोट की लड़ाई है। अभी इनका झगड़ा शुरू होगा सेकुलर वोट के पीछे, जो कांग्रेस और सपा के बीच में। ठीक है त्रिवेदी जी, ठीक है, उनका झगड़ा जहां होगा वहां वो निपटेंगे, सुलझेंगे। मुझे लग रहा है अभी भाजपा जिस स्थिति में है, उसकी जो अपनी कंडीशन है, उसको उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। सपा और कांग्रेस में लठ चलेगा, सपा और बसपा में लठ चलेगा, वो बाद की चीज़ है। अभी तो चल नहीं रहा, अभी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। फिर मैं एक आंकड़ा रखता हूं, अभी तो आंकड़े रखे जा सकते हैं शरद भाई, अभी तो 27 का कोई नतीजा तो कोई देख नहीं आया। एक आंकड़ा है जो चुनाव को समझने में जो लोग काम करते हैं, अध्ययन करते हैं चुनाव के परिणामों का, वो लोग उस आंकड़े का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो आंकड़ा है कि लोकसभा का जो यूपी का परिणाम है, उसको अगर मैं विधानसभा के आधार पर बाइफरकेट कर दूं तो कौन कहां खड़ा है। 222 सीटों पर अलायंस है, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव के हिसाब से 222 सीटों पर 403 की असेंबली है। इसलिए मैंने कहा चीजें उतनी सरल नहीं कि जिसको हम ये कह दें कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उससे बात थोड़ी आगे निकल गई। नावेशिको, ये आंकड़ा बड़ा है और 2022 के चुनाव से भी बड़ा आंकड़ा है ये। वहां डबल का अंतर था सपा और भाजपा में। भाजपा समाजवादी पार्टी से दूनी सीटों से ज्यादा पर आई थी 2022 में, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि अलायंस 222 सीटों पर आगे है विधानसभा की। मैं नहीं कह रहा ये रिपीट हो जाएगा, कोई चुनाव, हर चुनाव अगले चुनाव पिछले चुनाव से पृथक होता है, लेकिन आंकड़े इंडिकेट जरूर करते हैं कुछ। नाविशी को ये बात बिल्कुल सही है कि ये आंकड़ा अपने आप में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देता है और भारतीय जनता पार्टी को निराश करता है, इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर होता है। जिन बहन जी का जिक्र हो रहा है उन्हीं की अगर बात की जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार उनको ऑफर किया गया, इंडिया गठबंधन ने किया और उसका फायदा इंडिया गठबंधन ने, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, उठाया, बताया दलित समाज में कि हम आपके नेता को बुला रहे थे, लेकिन आपके नेता जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ये धारणा जो लोग कहते हैं कि बी टीम है, वो आपकी यानी बसपा की जो ऊर्जा है, जो खाद्य पानी है, वो भाजपा के दरख्त को डालती रही और खुद का दलित समाज का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सूख गया और वो खाद्य पानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दरख्त को देती रही। ये उन्होंने इस बात की ये बात दलित समाज पे रखी। लेकिन अब अगर इसी तरीके से अफजाल अंसारी और तमाम अगर और नेता, इस तरह के बड़े नेता भी कहते हैं कि विधानसभा के लिए हम बहन जी को ऑफर कर रहे हैं और ये काम नहीं करेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बसपा का बहुत वफादार कार्यकर्ता है, मेरी उससे बात हुई, करीब 30 साल से जुड़ा हुआ है, अच्छे बुरे वक्त में, उसने कहा ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा खेल। अगर ये बात सच है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बीजेपी के लिए बसपा काम करती है, तो इस बार चलिए ठीक है, खाद पानी उनका खत्म हो गया है बसपा का कि बीजेपी को आगे बढ़ाए, लेकिन बहन जी के पास एक ऐसा रसायन है, बसपा के पास एक ऐसा रसायन है जो रसायन भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ा देगा और यहाँ इंडिया गठबंधन के पसीने आ जाएंगे। वो क्या रसायन है? कहेंगे ठीक है, आया शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया तो सब भाग गए। बहन जी कह देंगी ठीक है हम आ रहे हैं, हम तय करेंगे किसको कितनी सीटें दी जाए विधानसभा में और चेहरा हम होंगे, क्योंकि दलित समाज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में है और दलित समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, तब इंडिया गठबंधन इतनी सीटें ला पाया। अरे उसके चेहरे को अगर बहन जी ये कहें कि हम आ रहे हैं और मेरा चेहरा पेश करेंगे और हम तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए और कांग्रेस को कितनी दी जाए, क्या रह जाएगा? खत्म हो जाएगा सारा खेल। बीजेपी को वो रसायन मिल जाएगा जो बीजेपी चाहती है। ठीक, बहुत अच्छी बात की नावेशिको ने। इसमें मैं एक बात जोड़ के सुशील जी और विजय जी के पास चलूंगा, त्रिवेदी जी से भी राय लूंगा। अखिलेश जी और कांग्रेस और भाजपा तीनों बहन जी को बरत चुके, उनके मिजाज को जानते हैं, उनकी पार्टी को साथ अलायंस कर चुके। ठीक, बहन जी जिस भी अलायंस में जाती, नावेद जी ठीक कह रहे हैं, उसमें उनकी कुर्सी से बड़ी कोई कुर्सी नहीं होगी। क्या जब बहन जी के ऊपर कांशीराम जी थे तो ये शर्त कांशीराम जी के साथ लागू, उनकी कुर्सी ऊंची होती थी। क्या उन्होंने यूपी में भाजपा से अलायंस किया? शरद भाई को याद होगा। क्या
लेकिन यूपी के किसी नेता सुनने कभी बात नहीं की ना। ओनली अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी, मुरली मनोहर तक नहीं गई बहन जी कभी, अवकाशी राम। क्या बोल भी हमारा स्टेटस थोड़ी ना है कि इन लोगों से बात करें। मुलायम सिंह जी से अलायंस हुआ, विजय राठी, वो एक स्टूल एक कुर्सी रखी, उस पर खुद बैठे और सामने मुलायम सिंह को खड़ा किया। वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, नावेशिकों को याद होगा अगर उस वक्त आप होंगे सक्रिय। ठीक, हाय तौबा मच गई थी। अखिलेश जी ने अलायंस किया, बहन जी कभी नहीं आई ना अखिलेश जी के घर ना पार्टी ऑफिस। हर बार कागज पत्र लेके अखिलेश जी गए क्या उनके घर। और सुशील पाशी जी की पार्टी भी भगवान का नाम लेके बसपा के साथ अलायंस कर चुकी है नरसिंह राव के समय में। पाशी जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। तो जिसकी सरकार थी उसको उल्टा बैठाल दिया था कांशीराम ने, कांग्रेस को। बोले हाथ लाओ, बूंदी का चूरा रख दिया, बोले जाओ तुम्हारे लिए इतनी सीटें बहुत है, जाओ बाकी हम देखेंगे। तो सुशील जी, बसपा का तो एक अपना तौर तरीका है। प्रमोद तिवारी जी बसपा को बुला रहे हैं और बसपा आएगी तो अपने साथ कुर्सी लाएगी, तब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां तमाम पार्टियों ने इस देश में रखने का काम किया है। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया तो उसके बाद से इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क शिक्षा और उनके जीवन स्तर में बढ़ाने का काम उनको। सुशील जी, ये बात तो मैंने पूछी नहीं, कौन निःशुल्क कौन सा। मैंने सरल बात की, इतनी कठिन कठिन बातें ना बताओ हमको। मैंने सरल बात की, बहन जी आते हैं तो उनके पीछे उनके लोग कुर्सी लेके आते हैं उनकी, क्या परिस्थितियां दूसरी थी। जो आप बात कर रहे हैं वो सन 97 की बात कर रहे हैं, उस समय की बसपा और आज 2024 की बसपा में अंतर है। आज बहन जी अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रही है। 9% केवल वोट रह गया है, उसमें प्रत्याशियों का भी वोट है। और अवध क्षेत्र में तो बहुजन समाज पार्टी का 2% भी वोट नहीं रह गया है। यहाँ से मैं आता हूँ रायबरेली से, अमेठी से, बगल में बाराबंकी से। मैं ये बात कह रहा हूँ, बहन जी का शीर्ष नेतृत्व सम्मान करता है उनके संघर्ष को देख करके। लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज पूरा देश जननायक राहुल गांधी के साथ ठीक, मैं समझ गया। अब रुक जाओ, जननायक तक पहुंच गया, बात आगे हो गई, क्लियर हो गई। जननायक मामला आ गया। राठी जी जब से जननायक में पहुंचते वैसे मैं रोक देता हूँ, कहता अब आगे बात, पूरी बात हो गई। अब क्या भाई, अग्निहोत्री जी, समय भूमि गोपाल जी, ठीक है भैया, रुक जाओ। सारे नायक हैं, जननायक हैं, पर लोकनायक ना कहना, क्योंकि लोकनायक से मैं थोड़ा इमोशनल जुड़ा हूं जयप्रकाश जी के नाते। क्या जननायक तक मुझे कोई समस्या नहीं, लोकनायक पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। वो जेपी के लिए सुरक्षित रखो। नावे जी गलत तो नहीं कहा? लोकनायक जेपी के लिए रखो, जननायक आप सब लोग बनो, कोई दिक्कत नहीं। राठी साहब, बहन जी आएंगी तो अपनी कुर्सी लेके आएंगी। मैनपुरी गई थी, उससे बड़ी कोई सभा नहीं हुई जिसमें मुलायम सिंह भी थे। मुलायम सिंह जी को ही कैंपेनिंग में गई थी मायावती मैनपुरी 19 का। मुलायम सिंह थे मंच पर, अखिलेश जी थे, रामगोपाल थे, डिम्पल थी, सब थे। क्या हालांकि अजीत सिंह को उन्होंने नहीं चढ़ने दिया था मंच पर, क्या आप मैंने बताया ना। तो उनकी कुर्सी 6 इंच ऊपर वाली बड़ी थी बहन जी की। राठी साहब जी, तो ये तो है ही। अगर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि बहन जी आएंगी और यही होगा, आप देख लेना, यही होगा, यही होना है, तो बहन जी तो कुर्सी भी अपनी लाती हैं और फिर सारे फाइल लेके वहीं उनके कोठी पे जाना पड़ता है। फिर वही तय कर देती हैं भाई कितनी सीट, कौन कहाँ, कौन नेता, कौन क्या, चेहरा में कुर्सी मेरी आगे रहेगी। विजय जी, आप तो 2 बार देख चुके हैं अलायंस। कांशीराम जी के समय में मुलायम सिंह जी ने देखा और मायावती जी के समय में अखिलेश जी ने देखा। जी, हम लोग देख चुके हैं, चीजें बदल चुकी है। लेकिन मैं बता दूं, जिन लोगों ने उनको इतनी ऊंची कुर्सी दी थी, वो सब लोग अब धीरे धीरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस है, जो पीडी है, वही तो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए तो हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए आपके माध्यम से इतने लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, जो जिसकी जैसी आदत होती है, जिसका कैरेक्टर होता है, उसकी बातों में रिफ्लेक्ट होता है। अभी शरद त्रिवेदी जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनका दलित प्रेम एकदम से कैसे जागा।
चलिए मैं एक बार को इनकी बात बड़ी कर देता हूं कि हमारा दलित प्रेम जाग गया। इसका मतलब आपको इससे भी नफरत है? आपके सारे प्रवक्ताओं का, आपके मंत्री विधायकों को इस चीज से नफरत है कि दलित के साथ प्रेम करना क्या गुनाह है? क्या आप नहीं चाहते कि उनसे प्रेम हो, या प्रेम नहीं जागना चाहिए? मान लेता हूं मैं, चलिए आप इतने सीनियर हैं पार्टी की, तो आप करते हैं, आप करते रहिए पार्टी का बखान, लेकिन आप इतने सीनियर हैं, जो आपने बोला दलित प्रेम जाग गया, क्या दलित से प्रेम नहीं करना? क्या दलित को धुतकारना आपके हिसाब से? ये तो वही पार्टी है ना, अगर आप आंकड़ा उठाएंगे, जहां जहां बीजेपी ने शासन किया 6% अपराध बहुजनों के खिलाफ बढ़े हैं। उसमें ऊना का कांड नहीं भूले, हाथरस का कांड नहीं भूले। ठीक है राठी साहब, ठीक है, ठीक है, आप सब ठीक है यूज करते हैं। राठी साहब रुक जाइए एक सेकंड अमिताभ जी, लास्ट कर दीजिए। जी। जिस तरीके से देखिए, मुझे आपत्ति है इस वर्ड पे कि दलित प्रेम जाग। ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा, वो बताएंगे, जवाब देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जवाब क्यों नहीं जागना चाहिए? क्यों नहीं जागना? आपके मन में नहीं जागता होगा? ठीक है, वो जवाब देंगे, वो जवाब। तो क्या गलत है? रुक जाइए भाई, रुक जाइए। फिर मैं एक आंकड़ा रख के माइक शरद भाई को दूंगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित घनत्व की आबादी मध्य प्रदेश में है, जहां भाजपा ने 29 में 29 सीटें जीती हैं। इसलिए ये ना कहो कि सारे दलित भाजपा के खिलाफ हो गए यार, ऐसा घोर माठा नहीं करो। और मेरे मंच पे तो नहीं भाई संभव है। वहां के दलित असली नहीं है क्या मध्य प्रदेश वाले? वो नकली है। रायबरेली वाले असली हैं और बैतूल वाले नकली हैं, नहीं ना? और जो दिल्ली में दलित रह रहा वो, उसको समझ नहीं, छत्तीसगढ़ के दलित को समझ नहीं, राजस्थान के दलित को समझ नहीं। ऐसा भी नहीं करो, मतलब एक ही लाठी सबको ना हाको। शरद जी भाई, समाजवादी पार्टी को इस बात पर आपत्ति कि आपने ये क्यों कहा कि इनका दलित प्रेम जाग गया? वो कह रहे हैं आदमी हूं, आदमी को प्यार करता हूं, सबको अधिकार है दलितों के प्रति प्रेम जागृत करने का। शरद जी नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के तो जब शिलान्यास हुआ था उसी के 3 साल बाद जो है क्या बहन जी के साथ हुआ था, तो दलित प्रेम तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद फिर ये साथ हुए, फिर इन्होंने बहन जी के पैर पकड़ लिए अब सपरिवार। उसके बाद भी जब देखा कि साहब इनका वोट बहन जी के पास चला गया, बहन जी का वोट इनके पास नहीं आया, अब ये इनको लग रहा है कि नहीं साहब फिर ये जो दलित प्रेम एकदम से फिर जाग रहा है कि नहीं साहब बहन जी को हम ले आएंगे अभी, क्योंकि अभी सामंजस्य नहीं इनमें बैठा है। क्योंकि एक तरफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि नहीं हम बहन जी के साथ खड़े होंगे। अभी पैर भी पकड़ लेते तो क्या गलत था? बड़ी थी वो हमारी, आपके संस्कार के हिसाब से क्या बड़ों के पैर नहीं पकड़ने चाहिए? अगर बहन जी के हमने पैर पकड़ लिए थे तो भी क्या गलत था? नैया डूबने से कैसे प्रेम भी क्या गलत है? ये 2 राज्यों में जवाब दीजिए ना। अगर मान लो प्रेम जाग गया तो प्रेम करना क्या दलितों से गलत है? कांग्रेस की जोश का कारण था कांग्रेस बसपा की नतीजा खाली ये और महाराष्ट्र की समस्या है। इन 2 राज्यों पे अभी विश्लेषण हो रहा है, अभी हम शोध कर रहे हैं, इस पे विचार हो रहा है कि क्या गलतियां थी, किस वजह से पार्टी है। इसलिए आप नहीं चाहते बहुजनों का भला हो, दलितों का भला हो, आदिवासियों का भला हो, आप लोग नहीं चाहते। ये तारा निकला है, वो एकदम से उसमें रोशनी आए और तारा बुझ जाएगा थोड़े दिन बाद। तो ये किस्से कहानियां हैं, ये लोग खुश हो ले, अपने मन को खुश रखना, अपने काडर को खुश रखना बहुत अच्छी। प्रेम करने लगे बहुजनों से तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बहुजनों से हमें प्यार है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बताइए ना। पूरा कार्यक्रम था दलित के ऊपर अत्याचार करना, दलितों को के जितने अपराध इनके समय में बढ़े थे वो हमें नहीं लग रहा उससे पहले या उसके बाद कभी ऐसा हुआ है। ये कहानियां अपने मन के पैर पकड़ने के लिए क्या जनता से बहन जी के पैर पकड़ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कभी बहन जी के पैर पकड़ सकती है? बताइए, आप पे हिम्मत है कि नहीं है? चलो हम आपने छोड़ क्यों दिया? ठीक है, ठीक है, रुकना होगा। बहस ठीक है विजय भाई, आगे बात। बहस जब अंत पे पहुंची तो विजय राठी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने कहा हां, हम बहन जी के पैर पकड़े थे और पकड़ भी सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बहन जी के पैर पकड़ सकती है या छू सकती है? ये सवाल पॉलिटिकली बड़ा ये लोडेड प्रश्न है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोडेड प्रश्न। ये एटा इटापा, फरुखाबाद, गंज, डुंडवारा, मैनपुरी, खिमसेपुर, बेबर,
हमीरपुर, टीकमगढ़, जब वहां जाएगा ना ये मसला तो गंभीर हो जाएगा। मैं फिर कहूं, चुनाव में बहन जी का मुझे नहीं पता, जैसे जो बात सुशील भाई कह रहे हैं वो भी ठीक है कि 9 में कुछ प्रत्याशियों का भी वोट होगा। मैं उस बहस में नहीं जाता, चूंकि मैं उसका अधिकृत विद्वान नहीं कि 5 मायावती का है वोट और 4 प्रत्याशियों का, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती की एक भी सीट नहीं आई, ठीक, और 0% वोट मिलता, एक वोट भी नहीं मिलता सुशील भाई, क्या मान लीजिए, तब भी मैं यही कहता कि उत्तर प्रदेश में नहीं, इस वक्त देश में दलितों की सबसे बड़ी आइकॉनिक फेस मायावती ही है। उनसे बड़ा फेस कोई बता दीजिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे ज्यादा जाने जाते हैं देश में? नहीं ना, कोई तुलना नहीं कि चिराग पासवान को उनके बराबर खड़ा कर दे या रामदास अठावले को खड़ा कर दे, नहीं ना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तीनों लोग बैठे हैं नावेद बाबू, ये तीनों ने ये बात सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की कि मायावती जी आपसे बड़ा कोई नहीं। कांग्रेस ने की, मैं उस अवसर पर मौजूद था खुद, क्या, जब जितेंद्र प्रसाद ने कराया था अलायंस। मैं मुलायम सिंह काशीराम के अलायंस में पत्रकार के नाते शामिल रहा। मैं अखिलेश यादव मायावती के अलायंस को देखा, और मैंने भाजपा और बसपा के अलायंस को देखा। क्या मायावती की वही ठसक, वही मिजाज, वही तेवर। जो लोग इस भ्रम में हैं, अभी शायद किसी ने कहा था, शायद विजय भाई ने कहा कि मायावती पहले वाली बात नहीं है बसपा में। एक विषय उछाल देता हूं नावेद बाबू, मुझे पता नहीं बसपा से कौन अलायंस करेगा, कोई, या बसपा किससे करेगी। सपा और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि भाई मायावती पहले वाली बात नहीं रही, कमजोर हो गई पार्टी, ठीक है। तो ऐसा करके दिखा दो कि मायावती जी गाड़ी से उतर रही हो फाइल लेके समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, क्या, और गेट वाले को आधार कार्ड दिखा के अंदर जा रही हूं। ऐसा दृश्य कर सकते हैं क्या? या खड़गे जी से मिलने के लिए खड़ी हो राजा जी मार्ग दिल्ली में, जहां वो रहते हैं खड़गे जी, क्या बोले अंदर जाके बता दो मायावती आई हैं, बोले नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अभी रुक जाओ। कर सकते हो ऐसा? बसपा से, भाजपा से तब होगा नहीं, मैं उनसे भी यही सवाल पूछ लेता। त्रिवेदी जी, मैंने एक ऐसा प्रसंग देखा है, यहां कहूंगा दोहराऊंगा नहीं, टेलीफोन करेगा तो बता दूंगा, क्या उसके बाद कुछ कहने सुनने को बचेगा नहीं। वाजपेयी जी के दौर का प्रसंग है, और मैं प्रत्यक्ष गवाह था, गूगल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ही था, केवल अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम के अलावा मैं ही था वहां। तो जिन जिन को ऐसी गलत फहमी हो कि अब बसपा के पास कुछ बचा नहीं झोली में, वो लोग मायावती जी को बुलवा के वहां जनता दर्शन में कतार में खड़ा कर दो। हम भी तो जाने नवश्य को ऐसा संभव है। कह दो भाई तुम स्टूल पे बैठोगी अब, क्या, क्योंकि तुम्हारे पास वोट नहीं बचा, 4% प्रत्याशियों का था, 5 तुम्हारा। कर सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि अब अजय राय से मिलेंगी मायावती, क्या, और अजय राय डिक्टेट करेंगे क्या होगा। अरे भाई साहब किस गलतफहमी में पड़े हो महाराज। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सोनिया जी ने उम्मीदवार तय कर दिया कि भाई ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गुमनाम महिला थी, उनको कोई जानता भी नहीं था। और ये बात मैं अपने दावे से कह रहा हूं, मतलब कोई नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कोई नहीं जानता, तो मुझसे किसी ने कहा, जो लोग सरकार चलवा रहे थे लेफ्ट पार्टीज के लोग, उनमें से एक बड़े नेता ने मुझसे फोन करके पूछा कि ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मिसेस गांधी के यहाँ से निकले हम लोग, उन्होंने इनको राष्ट्रपति के लिए कहा है। हम लोगों से कहा कि आप लोग बताइए। तो मैं भी, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढ के बताता हूँ। सोनिया जी, सुशील जी आप सुन लीजिए, आपके लिए जरूरी है। सोनिया जी, अब उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं आपके पार्टी में, सोनिया जी निकली समर्थन जुटाने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए, तो वो बसपा मायावती के घर गई। मायावती जी गेट पे नहीं आई,
चौतरे पे भी नहीं आई, पोर्टिको जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या वो कमरे से उठी ही नहीं भगवान का नाम लेके। सोनिया जी उतरी, गुलदस्ता हाथ में लिया, अंदर अंदर खड़ामा 3-4 कमरे पार करके पहुंची, तो जो कारिंदा था साथ में उसने कहा इस कमरे में जाइए, यहाँ है बहन जी। क्या तब बहन जी का आओ भाई आओ चलो लाओ गुलदस्ता, ठीक है नमस्कार। पासी जी कभी आपने ऐसी खबर सुनी कि बहन जी 24 अकबर रोड में हैं, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में है, या कभी भाजपा के कार्यालय आई हो? नहीं ना। त्रिवेदी जी आपने इतना रिश्ता रखा बहन जी के साथ, क्या राखी बंधवाई, सब कार्यक्रम किए, लेकिन आप बता दीजिए कोई ऐसा फोटो है जिसमें बहन जी आपके किसी नेता घर आई हो? नहीं। सारे कार्यक्रम वही संपन्न होंगे। ये से कार्ड के नीचे लिखा होता है ना कि द्वारचार और मांगलिक कार्यक्रम फलाने के निवास पे संपन्न होंगे, वैसे बसपा का परमानेंट लिखा है कि अलायंस के जितने कार्यक्रम होंगे, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, और चाहे कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी रहे हों। राठी साहब कह रहे थे कि बीएसपी अब कमजोर हो गई, हाँ, लेकिन बीएसपी ने जब पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई तो 176 सांसद थे, विधायक थे भाजपा के, क्या, और भाजपा मायावती जी को समर्थन देने को बाध्य हुई थी। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? 66 थे बहन जी के, और पूरी ठसक से सरकार चलाई कि नहीं चलाई? इसलिए अगर ये कोई उम्मीद कर रहा है, ऐसी हसरत पाले है कि हाथी खरगोश में तब्दील हो गया है तो अब हम अपने पार्क में उसको घास खिलाने लाएंगे, ना जी ना। ऐसी इच्छा और अपेक्षा मत रखिए। पिछले लोकसभा चुनाव में एक अटकल घूमी थी कि कांग्रेस के साथ बात हो रही है बीएसपी की, तो अटकल में क्या था? खड़गे जी, जयराम रमेश और उन सब किसी के तो नाम था नहीं। यह था कि सोनिया गांधी बैठक बुलाएंगी और मायावती का नाम प्रपोज करेंगी, खड़गे नहीं बुलाएंगे। नवेद गलत तो नहीं कह रहा? ये चर्चा थी ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं और अफजाल अंसारी कुछ कह रहे हैं तो उसको राजनीतिक तौर पर समझा और सुना जाना चाहिए। वो संकेतक है कि झील में एक कंकड़ मारकर देखो उधर से क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रतिक्रिया बसपा को देनी है। और बीएसपी, जो बात नावेद ने कई बार कही, बीएसपी का या मायावती का पर्सनली आप अपमान करेंगे तो रोजगार का मुद्दा उठाओ और चाहे संविधान का मुद्दा उठाओ, फिर दलित आपके साथ नहीं आएगा। अगर आप मायावती को लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो दलित आपके साथ नहीं आएगा, पार्टी कोई हो। मायावती की जय जय करेंगे तो उनका वोट आप काट भी सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने इस बार यही स्ट्रेटेजी रखी कि बहन जी के बारे में कोई टिप्पणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनके सम्मान के खिलाफ जाए, और जहां बोलिए वहां कहिए बहन जी बड़ी नेता हैं। ये एक बड़ा विषय है। ऐसा कद बहुत कम राजनेताओं को हासिल होता है जैसा मायावती को हासिल है। उनकी पार्टी के पास वोट है कि नहीं छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर के पास तो कोई पार्टी भी नहीं थी, लेकिन नेता तो बड़े थे, है ना? नेता तो बड़े थे, वो तो इकलौते सांसद थे अपने, फिर भी बड़े नेता थे। मायावती की स्थिति वैसी है। एक छोटा सा अवकाश ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं विज्ञापन के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? बहुजन समाज पार्टी की ओर ये जो संकेत भेजने का काम शुरू किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अफजाल अंसारी और प्रमोद तिवारी, इन दोनों ने जो कुछ कहा पिछले दिनों, अगर इसमें इनकी पार्टियों के नेतृत्व की सहमति नहीं होती, मौन सहमति, तो अब तक खंडन हो गया होता। आजकल खंडन करने में राजनीतिक पार्टियां बहुत समय नहीं लगाती, तत्काल खंडन होता है। अगर खंडन नहीं हो रहा है तो संस्कृत में एक उक्ति है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो क्या ये सच है कि उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाना भी बाकी है 2027 के लिए? समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस एक साथ एक नाव पर, निगाह रखिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.